नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं राहुल क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग का सिलेबस पहले समझेंगे और फिर बाद में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे कि जो क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के वो कौन कौन से थे, किस टॉपिक से थे और उनका लेवल क्या था। तो जिससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस लेवल तक का पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग। अगर हम बात करें सेट की रीजनिंग की, तो रीजनिंग हमारी आएगी 5 नंबर की, बस 5 अंक की रीजनिंग आएगी, जिसमें हमें एक टॉपिक पढ़ना होगा बृहत एवं लघु। इसमें होता ये है कि राम श्याम से लंबा है, श्याम मोहन से लंबा है ना, ऐसे करके आता है। तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा या सबसे लंबा कौन होगा, या दूसरे क्रम पर कौन होगा, तीसरे पर कौन होगा, ऐसे क्रम एवं रैंकिंग वाला आता है। तो इसमें भी कुछ इसी तरीके से आएगा। और फिर तीसरा है रक्त संबंध, यानी ब्लड रिलेशन जिसे बोलते हैं। इसमें इस तरीके से आते हैं कि उसके बुआ के चाचा का लड़का, है ना, कुछ इस तरीके से आएगा। और समूह से भिन्न को अलग करना, ये जो टॉपिक है, इसमें कुछ इस तरीके से आएगा कि कुछ स्क्वायर दे रखे होंगे, क्यूब दे रखे होंगे, तो उनमें से भिन्न करना होगा। मान लीजिए सारे क्यूब दे रखे हैं, उसमें से स्क्वायर वाला अलग कर देना है, या ढेर सारे स्क्वायर दे रखे हैं, उसमें क्यूब अलग कर देना है। या कुछ इस तरीके से है कि दो दो का अंतर है सब में, बाकी किसी एक में 3 का अंतर हो गया है, तो हमें वो चीज़ देखना होगा। या बाकी सब सम संख्याएं हैं, तो उसमें से एक भी सम संख्या दी हुई होगी, वो अलग करना होगा। ऐसे करके कई तरीके होते हैं, तो हमें उसमें समूह से अलग करना होगा, वो छांटना होता है। वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आता है कैलेंडर और घड़ी। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटे टॉपिक हैं, और घड़ी के लिए तो मैं इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा कि आप बस देखते ही घड़ी सॉल्व कर लेंगे। फिर आता है कारण और प्रभाव। इसमें क्या होता है, कुछ कथन दिया जाता है और उसके लिए उसके बाद उसका निष्कर्ष निकलता है कि वो क्या होगा। तो उसी तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हमारा जो ABCD होती है, यानी अल्फ़ाबेट, उस पर होता है, और कुछ न्यूमेरिक्स पर भी डिपेंड होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो ये भी चैप्टर बहुत मज़ेदार होगा। फिर आता है 8वां टॉपिक है निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। तो हम इसको देखेंगे। इसमें भी कथन, तर्क, विश्लेषण ये सब दिया हुआ होगा। तो बस इतने ही टॉपिक हैं। इसमें से एक आध दो टॉपिक और से और जो होंगे वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम फिलहाल ये 8 टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे, और इसके साथ हम अपना ये 5 नंबर पक्का करेंगे रीजनिंग का। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम PYQ देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs। ये कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस तरीके के थे, और इनमें से किस किस टॉपिक से थे, ये हम देखते हुए चलते हैं। देखते हैं ये प्रश्न पिछले साल आया था, पिछली बार के सेट में। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। महिला का नीलेश से किस प्रकार संबंध है, ये हमें इसमें देखना है। बाकी ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, जिसमें कुछ नहीं करना था, आंसर ऐसे ही आ जाता। तो लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कैसे होगा ये। कौन कह रहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि नीलेश है, इसने इशारा किया किसकी तरफ, कोई भी एक महिला है के सामने, उसे हम F से लिख दे रहे हैं। महिला की तरफ इशारा किया नीलेश ने, बोला कि ये जो महिला है मेरी पत्नी के दादा। अब हमें नहीं पता कि उसकी पत्नी कौन है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं बगल में नीलेश की पत्नी यानी W लिख दे रहे हैं। नीलेश की पत्नी क्या है, उसकी पत्नी के दादा। और उसकी पत्नी के दादा की बात करें तो यहाँ एक स्टेप होगा, एक जनरेशन, और यहाँ दादाजी इस जनरेशन पर आएंगे तीसरे पर। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दादा। अब क्या है, इकलौती बेटी है, पत्नी के दादा की इकलौती संतान, उनकी इकलौती संतान जो थी, उस संतान की इकलौती बेटी है। और वो है कौन, महिला की तरफ इशारा कर रहा।
यानी कि वो इस महिला की तरफ इशारा कर रहा, तो यहाँ पर हमने फीमेल लिखा हुआ है, इस महिला की तरफ जो हमने एफ लिख रखा है, इस महिला की तरफ इशारा कर रहा। और वो है कौन, उसकी वाइफ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो जो महिला है वो कौन हुई, नीलेश की पत्नी ही हुई। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि उसके दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी, तो कोई हो ही नहीं सकता, वो उसकी स्वयं की पत्नी ही होगी। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान सा था। हम एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या था। देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है। आयोग ने, देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, एकदम आसान सा। जो एकदम बिगनर होते हैं, जो शुरुआत करते हैं तैयारी की, वो भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा, असंगत अलग करें। जो हमें असंगत अलग करना है, यानी कि ऑड वन आउट करना है, इसमें से अलग क्या है, तो इस टॉपिक से है ये। तो इसमें 8 है, 27, 64, 100, 125, 216 और 343, 343। ऑप्शन हम अगर चारों देखें तो हम ऑप्शन को ही देख करके इसमें से हम ये मतलब ये सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें से क्या अलग हो सकता है। हालांकि मैं आपको दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ, एक ऑप्शन से और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट की बात करें, तो डायरेक्ट में अगर देखें तो ये 8 क्या है, 8 की बात करें तो ये है 2 का क्यूब। ये 27 किसका क्यूब है, 3 का। 64 4 का क्यूब हो जाएगा। 100, 100 किसी का क्यूब नहीं होता, ये होता है 10 का स्क्वायर। 125 ये 5 का क्यूब हो जाएगा। 216 6 का क्यूब, और ये 7 का क्यूब। तो अब हमें यहीं से पता चल गया कि ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, और ये भी क्यूब ही है। सब के सब क्यूब है, यानी कि जो 100 लिखा है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन सब में ये भिन्न है, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है, बाकी सब क्यूब है। हालांकि जो 64 है ये 4 का क्यूब होने के साथ 8 का स्क्वायर भी है, लेकिन हम इसे अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये 4 का क्यूब भी है, और 4 के क्यूब होने की वजह से इस समूह में ये शामिल हो जाएगा। और अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में अगर हमें स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद है तो हम देखते हैं कि ये 7 का क्यूब है, 343। ये 3 का क्यूब है, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, और 125 ये 5 का क्यूब है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अब ये जो आता है 100, ये हम देखते हैं ये 10 का स्क्वायर है। 10 हम 100, 10 गुणे 2, 10 गुणे 10, उसका 2 बार गुणा। तो ये ऐसे भी हमें पता चल जाता है कि ऑप्शन सी ही करेक्ट है। तो ये बहुत सिंपल सा था, हालांकि बहुत टफ टफ आते हैं, तो ये एकदम बेसिक सा दे रखा है, बहुत आसानी से हो जाने वाला। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है वो। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक ये कैलेंडर का प्रश्न है, इसमें हम देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि पेट के सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल ही आए थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा टारगेट 80 प्लस रहेगा। हाँ, तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, दिन रविवार। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, या कौन सा दिन था। ऐसा ही कुछ प्रश्न अगले मतलब इस साल आने वाली आगामी परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। तो इनको देख लीजिए, एक नज़र वाले क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। हम हमें निकालना होता है क्या इसमें, शेष दिन। अब जिनको शेष दिन नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूं कि शेष दिन क्या होते हैं। क्योंकि दिनों की बात करें तो 7 दिन होते हैं सप्ताह में, और सातों के अलग अलग नाम होते हैं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस तरीके से। तो 7 दिन होते हैं। हम क्या करते हैं, शेष दिन का मतलब होता है जो 7 दिन से ज़्यादा हो जाए।
एक्स्ट्रा जो शेष बच जाए वही शेष दिन होता है। जैसे कि हमने मान लीजिए लिख दिया 10 दिन, तो 10 दिन में क्या होगा, हम इस 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7 और बचा यहाँ 3 शेष। तो यही 3 शेष होता है, और जो कि सोमवार से आगे हम जोड़ लेते हैं। तो ऐसे ही हम इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे। और अगर हम महीने की बात करें तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक माह में? किसी में 30 होता है, किसी में 31, और फरवरी में 28 और 29 होता है। ये हो जाता है हमारा फरवरी वाला माह, और ये हो जाते हैं साधारण माह। ये दो अलग अलग तरीके के माह होते हैं, ये महीने। तो अगर 30 या 31 वाला महीना है तो हम देखेंगे इसमें शेष दिन। अब इसमें अगर हम शेष दिन देखें, शेष दिन की बात करें इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, हम 30 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाता है, 7 चौक कितना होता है 28, तो शेष कितना बचा 2, ये आता है शेष। हम हमेशा कैलेंडर सॉल्व करते समय यहाँ पर शेष ही लिखेंगे। और अगर 31 का माह है तो 31 हम करेंगे तो फिर से वही 7 चौक 28, तो यहाँ पर 3 आता है शेष, है ना। और अगर हम यही फरवरी माह की बात करें तो इसमें इसमें शेष दिन क्या हो जाएगा, इसमें शेष 28 की बात करें तो 28 7 बार कट जाता है, तो 7 से 4 बार कटेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा शेष। और अगर फरवरी 29 की है तब तब ये भी, ये 4 बार 7 चौक 28, एक बच जाएगा इसमें शेष दिन। तो इस तरीके से हम महीने के शेष दिनों को याद कर सकते हैं, जनवरी फरवरी करके 2 दिन 3 दिन। फिर अगर लीप ईयर है तो एक दिन शेष बचेगा, साधारण वर्ष है तो फरवरी में 0 दिन शेष बचेगा। इस तरीके से 12 महीने के एक कोड बना करके याद कर लेते हैं, वो जब मैं आपको कैलेंडर पढ़ाऊंगा फिर वो आपको कोड लिखवा दूंगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अभी इसमें एक चीज़ और रह गया है, क्योंकि अभी मैंने केवल माह तक का शेष बताया है, अभी एक साल का शेष हम देख लेते हैं, एकदम तो साधारण सा है। तो एक साल का शेष कैसे आएगा, तो शेष दिन में हम एक साल का शेष देख लेते हैं पहले। एक साल का हम शेष कैसे निकालेंगे। एक साल में 2 प्रकार के वर्ष होंगे, एक जो आपका ये साल साधारण साधारण वर्ष होगा, जो साधारण वर्ष होगा इसमें कितना दिन होगा 365 दिन। और लीप वर्ष में आपका क्या होगा, इसमें 366 दिन होगा, ये आप सबको पता ही है। तो इसमें शेष कैसे निकालेंगे, हम सीधे सीधे दिन में 7 से भाग दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 से 365 में भाग देंगे। मैं इस प्रकार से इसलिए दे रहा हूँ जिससे शेष निकालने में आसानी हो। तो ये होता है 7 7 35, एक, और ये आया 15, 7 दुनाई 14, ये आया एक साधारण वर्ष में। ये हो गया साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष में हमारा शेष कितना आया, एक। और अगर हम यही लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर लीप वर्ष इसकी बात करें, तो लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, हमारा 366 दिन होगा। और जब हम इसको 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पने 35, एक, और ये हुआ 16, 7 दुनाई 14 और 2 16। यहाँ पर शेष इसमें कितना आया, शेष बराबर 2 आया। तो जब लीप ईयर होगा तब हम दिन को आगे बढ़ाते समय 2 जोड़ देंगे, और साधारण वर्ष होगा तो हम 1 जोड़ देंगे। अच्छा, लीप ईयर और साधारण वर्ष ये दोनों कैसे जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो साल होता है उसमें 4 से भाग देते हैं, अगर वो कट जाता है तो फिर वो लीप ईयर हो जाता है। अब इसको हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
जी ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन किया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपको शेष दिन निकालना आ जाएगा ठीक से तो आप समझ जाएंगे कि क्यों इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर डेट एकदम सेम दे रखी है 1 जनवरी 2006 और 1 जनवरी 2010। तो हमें केवल साल साल ही गिनना है कि कौन सा साल, या 2006 2007 ये सब साधारण होंगे, इसमें 2008 होगा जो लीप ईयर होगा। अगर हम 2008 की बात करेंगे तो ये लीप ईयर होगा क्योंकि ये 4 से कट जाएगा ऐसे, तो ये 4 से कट गया तो ये 2008 इसमें लीप ईयर हो गया। तो अगर हम 1 जनवरी 2006 की बात करें और 2010 तक जाना है तो 2006 से 2007 जाने में दिन शेष दिन अगर हम 2007 की बात करें एक मिला हमें, 2008 की बात करेंगे तो लीप ईयर होने की वजह से हमें 2 मिल जाएगा, 2009 की बात करेंगे तो एक मिलेगा और 2010 की बात करेंगे तो भी एक मिलेगा। कुल कितने मिले हमें? कुल मिले 5 दिन। तो अब चाहे आप ऐसे ही देख लीजिए, रविवार से 5 दिन जाने पर सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, शुक्रवार आ रहा, और चाहे हम इसको ऐसे भी जोड़ लें तो भी ये शुक्रवार ही आएगा। तो कुल 5 दिन आया तो ये हो जाता है रविवार धन 5 बराबर शुक्रवार। अब ये सॉल्व करने की जगह ये ऐसे ही हो जाता जोड़ करके उंगलियों पर, या बिना उंगली के भी, मतलब ऐसे ही चाहे जैसे, लेकिन बहुत सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा हमारा शुक्रवार। जब मैं आपको कैलेंडर पढ़ाऊंगा या घड़ी पढ़ाऊंगा तो आप बहुत ही सहजता से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और ट्रिक्स भी होंगी इसमें। अब आगे देखते हैं जरा कौन सा क्वेश्चन है। एक ये कोडिंग डिकोडिंग का है, इसको देखते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो लिखा है यदि नॉर्मल को हम इस कोड में कोडित करते हैं, क्या है, RPNLBM, तो कैदर को हम किस रूप में कोड करेंगे या उसका कोड क्या होगा, तो ये हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से कोडिंग किया गया है नॉर्मल को RPNLBM में। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो आसानी होगी। ये हो जाएगा NORMAL, नॉर्मल हो गया। और हम कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं इसे, इसका कोड क्या है, RPNLBM। अब कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आपको सभी जो अक्षर हैं, सभी लेटर्स हैं, इनके नंबर याद होने चाहिए। 26 ही होते हैं, 26 का याद कर लीजिएगा। और जो कोडिंग डिकोडिंग बताएंगे तो उसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे याद करने की, इससे बहुत ही आसानी होगी याद करने की। तो हम इसमें कोड देखते हैं सबसे पहले किसका क्या कोड है और फिर उसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं इसको। तो एन का कोड 14, ओ का 15, ये 18 होगा, ये 13 और ये 1 और ये 12 होगा एल का। उसी तरीके से यहाँ पर ये 18, 16, 12 और ये 14, ये 12, ये होगा 2 और ये हुआ 13। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा। ये 14 4 18, 15 1 16 और 14 18 से -4, लेकिन यहाँ से 13 -1, 12 + 1, 1 + 2, तो ये प्लस माइनस ठीक से कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये यहाँ तो ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो जा रहा है। यहाँ माइनस होता तो एक सीरीज बन सकती थी, इसकी मतलब एक तरीका बन सकता था। तो और दूसरा तरीका क्या देखते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसका। हम देखते हैं कि R से R यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है और N ऐसे क्रॉस में लिखा हुआ है, और यहाँ पर O और P में यहाँ पर क्या किया इन्होंने,
+1 कर दिया है, तो यहाँ इसके ऊपर में +1 लिख दे रहा हूँ, जैसे कि ये हो कि ये इसमें +1 जुड़ा है। और इसको हम चेक करें, m को यहाँ लिख दिया है और l को यहाँ लिख दिया है और a b में +1 यहाँ कर दिया है, तो ये एकदम सटीक बैठ रहा ये कोडिंग। तो हम इसी तरीके से गैदर लिख करके एक बार हम चेक कर लेना कि गैदर का कोड क्या होगा और फिर आंसर चेक करते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ऐसी चीज़ है कि हम अपने हिसाब से सॉल्व कर तो देते हैं, लेकिन ऑप्शन में है या नहीं है ये देखना पड़ता है हमको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंसर 1-2 और एक्स्ट्रा आ जाते हैं और सब सही भी होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं होने की वजह से परेशान होना पड़ता है। ऑप्शन में होना चाहिए। अच्छा, इसका हमें कोड निकालना है, तो हम सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। जी होता है 7, ये होता है 1 और टी हो जाएगा 20, 8, 5 और ये 18। तो हमें इसी तरीके से करना है, जी का एक क्रॉस और टी का एक क्रॉस और ए का एक प्लस, इनका इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले ये वाला सेक्शन में कंप्लीट करता हूँ कि यहाँ पर हो जाएगा ए में +1 है यहाँ पर, तो मैं +1 करके यहाँ बी कर देता हूँ और जी ऐसे ही हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं इस वाले सेक्शन में देख रहा हूँ, जहाँ पर हो जाएगा ये और क्रॉस होकर के यहाँ ये हो जाएगा और इसमें 1 हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख देता हूँ। और यहाँ हो जाएगा ई है 5 +1 करेंगे 6 और जो 6 होता है वो होता है एफ, और उसके बाद 18 और यहाँ एच हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें अब ये पूरा मिल गया है। हम इस आंसर को जरा इसमें मैच करते हैं, क्या ये कहीं पर है? TBGRFH, TBGRFH, ये ऑप्शन सी यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी ये आंसर हमारा एकदम सही है। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है ये भी। जब आप कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। बहुत अजीबोगरीब तरीके की भी कोडिंग डिकोडिंग आती है जो काफ़ी हाई लेवल की होती हैं, लेकिन पेट में ऐसा आने वाला नहीं है। पेट में एकदम नॉर्मल लेवल की कोडिंग डिकोडिंग आएगी, या और जो दूसरे टॉपिक हैं सबसे नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे। तो देखते हैं कोई और क्वेश्चन है अगर इसका, रीजनिंग का, इसमें तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन इसका आंसर आयोग ने नहीं दिया था, तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन था क्या। देखते हैं ये प्रश्न क्या है। ये प्रश्न ये कथन निष्कर्ष वाला है, तो इसमें इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए तथ्यों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। मतलब कि ये जो कह रहा है बस हमें वही मानना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये हम देखते हैं। देखिए फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। कथन क्या है? सभी किताबें पेपर हैं और कुछ पेपर जर्नल हैं और कुछ जर्नल क्या है? कैलेंडर। तो सबसे पहले वाले कथन पर आते हैं, सभी किताबें पेपर हैं। तो एक सर्कल इस तरीके से बनाएंगे जिसमें लिखेंगे किताब, और क्या है? सभी किताबें पेपर हैं। तो एक दूसरा सर्कल बनाएंगे जो किताब वाले सर्कल को कवर करता हुआ आएगा, और ये क्या होगा? ये बनेगा पेपर, क्योंकि सभी किताबें पेपर हैं तो पेपर के अंडर ही सारी किताबें आ जाएंगी। और कुछ पेपर जर्नल हैं, तो पेपर का कुछ हिस्सा कवर करता हुआ एक और सर्कल बनाएंगे जिसमें लिख देंगे जर्नल। और जो लास्ट का स्टेटमेंट है ये क्या है? कुछ जर्नल कैलेंडर हैं, तो जर्नल का कुछ हिस्सा हम यहाँ पर लिखेंगे और लिखेंगे कैलेंडर। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन जाएगा, जिसमें किताब, पेपर, जर्नल और कैलेंडर, इस तरीके का डायग्राम बनेगा केवल। तो कथन क्या है? कुछ जर्नल किताबें हैं। पहला कथन है कुछ जर्नल किताबें हैं।
तो जनरल यहाँ है और किताब इस तरफ है। तो इस कथन के बारे में हम श्योर नहीं है कि ये वाला कथन, इसके बारे में कुछ हम श्योर नहीं है कि कुछ जनरल किताबें हैं, क्योंकि कुछ पेपर जनरल हैं ये श्योर है। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, इसके बारे में भी हम श्योर नहीं हो सकते। कुछ किताबें जर्नल हैं, तो कुछ किताबें जर्नल जब ना कुछ किताबें जनरल हैं और ना ही कुछ जनरल किताबें हैं, ये भी नहीं हो सकते। अब चौथा वाला बचता है, कुछ किताबें कैलेंडर हैं। तो कुछ किताबें कैलेंडर हैं, ये ये भी मुश्किल है होना। अगर इस तरीके का डायग्राम रहेगा तो एक दूसरा डायग्राम बना के देखते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके का एक दूसरा डायग्राम बनेगा, जिसमें एक सर्कल होगा जिसमें किताबें होंगी, और उसके बाद एक दूसरा सर्कल जिसमें पेपर होगा। इस तरीके से पेपर लिखा जाएगा। और कुछ पेपर जनरल हैं, तो हम कुछ पेपर जनरल की अगर बात करें तो वापस से कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये जनरल हो जाएगा। और कुछ जनरल कैलेंडर, तो कुछ जनरल कैलेंडर अगर हम इस तरीके से बना दें तो ये हो जाएगा सारा, यहाँ पर ये कैलेंडर हो जाएगा। तो हम उस तरीके से देखेंगे कुछ किताबें कैलेंडर और कुछ किताबें जनरल, यानी कि कुछ किताबें जनरल ये वाला हो जाएगा और कुछ किताबें कैलेंडर ये वाला हो जाएगा। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन में आयोग को भी प्रॉब्लम हो रही थी और बच्चों को भी, क्योंकि इसका डायग्राम इस तरीके से बन रहा है और ये आंसर इसका कोई मैच नहीं कर रहा था, और इसीलिए आयोग ने आंसर की में कोई भी आंसर इसका करेक्ट नहीं बताया था। आज की वीडियो बस यहीं तक, आगे हम अब क्लास में मिलते हैं। ये था PYQ। धन्यवाद दोस्तों।